Hello everyone, this is Mohammad Sadiq from Fathom Academy and last time हम लोग 2 सितंबर को जेई मेन का फर्स्ट सेशन में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे एंड उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है दैट इज इफ स्पीड, area and force are chosen as fundamental units then the dimension of Young's modulus will be। सो हमें यहाँ पर स्पीड, एरिया और फोर्स इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो वी, ए और एफ के टर्म में क्या हो सकता है, वी रेस टू द पावर ए रेस टू द पावर बी एंड एफ रेस टू द पावर सी, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका हम एसआई सिस्टम में जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो दोनों तरफ हम लिखते हैं। y का हो जाएगा ml-1, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस की तरह से होता है एंड स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला इज लाइक प्रेशर। सो ml-1 t-2 एंड राइट साइड में दिस इज स्पीड विच इज lt-1 होल पावर a and this is area which is L square whole to the power b and force is mlt-2 which is total which is raised to the power c। okay, so अब इसमें हम पावर्स कलेक्ट कर लें, m raised to the power c only and L raised to the power a plus 2b plus c, a plus 2b plus c and t raised to the power minus a and minus 2c, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम डायमेंशंस दोनों साइड की कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू 1, डायरेक्टली ये हमें मिल गया, c इज इक्वल टू 1 एंड देन इसको हम देख लेते हैं, माइनस ए माइनस 2c इज इक्वल टू -2, माइनस ए माइनस 2c इज इक्वल टू -2। ओके, सो ये सब प्लस हो जाएगा और c की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो a की वैल्यू आ जाएगी 0, a इज 0 एंड देन a प्लस 2b प्लस c, a plus 2b plus c is equal to -1। ओके, a की वैल्यू 0 है एंड 2b ये बचेगा, a is 0 so 2b and c is 1। ओके, so 2b plus 1 is equal to -1, ये उधर जाएगा -2 upon 2 is -1। सो b की वैल्यू हो गई -1 एंड देन यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों के टर्म में अगर हम लिखेंगे सो वो हो जाएगा v रेस टू द पावर a विच इज 0, a रेस टू द पावर b विच इज -1 एंड f रेस टू द पावर c विच इज 1, सो जस्ट f। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ v, a एंड f एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, next question is a charged particle mass m and charge small q moves along x-axis with velocity v naught. When it passes through the origin it enters a region having uniform magnetic field E is equal to, magnetic field जो यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में that is minus e j cap, that means electric field जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है, वैल्यू e है which extends up to x is equal to d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x is equal to 0 से लेकर x is equal to d तक ही एक्सटेंड कर रही है, d के बियॉन्ड फील्ड 0 है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन बट द चार्ज पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द रीजन x ग्रेटर देन d, ठीक है। सो x ग्रेटर देन d इस रीजन में, मतलब इसके बियॉन्ड जब वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसके लिए हमें इक्वेशन यहाँ पे निकालना है। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इस रीजन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा सो वो एक्सेलरेट करेगा और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकलेगा उस पर फोर्स 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब द पार्टिकल विल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। सो इसके बियॉन्ड वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, हमें उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो फील्ड में एंटर कर रहा तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट है, y एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन उस पर फोर्स जो है
वो y एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगा एंड फोर्स की वजह से y एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, दैट विल बी फोर्स QE अपॉन m। ये हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस में एक्सेलरेशन। नाउ इस एक्सेलरेशन की वजह से y एक्सिस में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट डेवलप होगा। ओके, सो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा xy प्लेन में वो कुछ इस तरह से होगा एंड जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकलेगा फिर उसका पाथ इसके आगे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। अब यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो उसके पास x एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी और y एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हम पता कर सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट, दैट विल बी tan थीटा, एंड वही क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। सो स्लोप तो हमें पता चल जाएगा vy अपॉन vx से। दूसरी चीज़ ये इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, तो हमें स्लोप मालूम है और एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, वहाँ से लाइन पास हो रही है, तो हम उसका इक्वेशन क्या होगा लिख सकते हैं। ओके, सो पहले हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब वो फील्ड से निकल रहा है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी x कंपोनेंट क्या है। अब यहाँ पर x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x में वेलोसिटी जो होगी वो v0 ही रहेगी, और y एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर है QE अपॉन m इंटू टाइम। टाइम हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, x एक्सिस में पार्टिकल d डिस्टेंस मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, सो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज d अपॉन v0। ओके, सो यहाँ पर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टी विच इज d अपॉन v0, ये हो जाएगा। तो ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट और ये है x कंपोनेंट। देन स्लोप जो होगा, स्लोप m विल बी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ओके, सो दिस अपॉन x कंपोनेंट, तो इसको हम v0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये v0 स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस बिकम्स QED अपॉन m v0 स्क्वायर। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। फर्दर द लाइन passes थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो d है वो हमें मालूम है, y कोऑर्डिनेट क्या है, ये कितनी डिस्टेंस नीचे मूव किया है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y एक्सिस में सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दिस इज हाफ a विच इज QE अपॉन m, एंड देन t स्क्वायर, t इज d अपॉन v स्क्वायर, सो दिस इज d स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ओके, so this is finally QE d square upon 2m v0 square। okay, इसको फिलहाल हम h लिख लेते हैं, h हाइट वो नीचे आया है, सो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो d माइनस h हो जाएगा। ओके, और h की वैल्यू हम बाद में ये इस्तेमाल कर लेंगे। सो हमें मालूम है एक पॉइंट जहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप क्या ये भी हमें मालूम है। एंड वन मोर पॉइंट, स्लोप जो है यू कैन सी लाइन इस तरह से है, सो उसका एंगल जो x एक्सिस से बनेगा वो मोर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है। वैसे भी देख सकते हैं ये नेगेटिव y में कंपोनेंट है, तो स्लोप इज नेगेटिव। ओके, नाउ एक पॉइंट दिया हुआ वहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है, सो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा। सो y माइनस y1 इज माइनस h इज इक्वल टू, स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस m विच इज QED अपॉन m v0 स्क्वायर, एंड देन x minus x1 and x1 is d। ओके, सो अब ये हो जाएगा प्लस h, उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस h, सो ये हो जाएगा QED अपॉन m v0 स्क्वायर एंड देन x माइनस d, और ये h उधर आके माइनस हो गया और h की वैल्यू हमने निकाली है QED स्क्वायर अपॉन 2m v0 स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ से माइनस QED अपॉन m v0 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं,
माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिंपली x माइनस डी और यहाँ से एक d हमें मिल जाएगा, सो माइनस में हमने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा प्लस डी, सॉरी d और ये 2 भी यहाँ पे बच रहा है, प्लस d by 2, so minus d and plus d by 2 is minus d by 2, so finally this is q e d upon m v naught square and then bracket x minus d by 2 ये हो जाएगा, और इसको माइनस हम अंदर ले लें, सो y is finally q e d upon m v naught square and then इसमें ये पलट जाएगा d by 2 minus x. This is the equation of the line beyond x is equal to d. Okay, so अगर हम ऑप्शन देखें, सो ऑप्शन फर्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम से है, एंड इसमें क्या कह रहे हैं, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर हमें वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 5 × 1 प्लस 0.6 cos 6280t into sin 211 into 10 raised to the power 4t. ओके, सो ये एक वेव का इक्वेशन है और उसमें ये मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है हमारा. ओके, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर. ओके, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर है इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 5 × 0.6 इज 3 cos 6280t, ये है एम्पलीट्यूड. नाउ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दिस इज वेरी इजी टू राइट. मैक्सिमम वैल्यू जब ये 1 होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो जब ये 1 होगा सो 5 + 3 इज 8, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जब ये -1 होगा सो 5 - 3 is 2. So maximum value of the modulated of the amplitude of the modulated wave is 8 and minimum is 2. Now options में 5/2 and 8 ऐसा दिया हुआ है, 5/2 मिनिमम एंड मैक्सिमम ये ऑर्डर है, तो 5/2 ऑप्शन में मिनिमम एंड 8 मैक्सिमम है. सो जो हमारा आंसर आ रहा है उसका सबसे क्लोज ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन A एंड ट्रेन B आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस तरह से दो ट्रेन्स हैं पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही हैं. A की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस, सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड यहाँ पे दे रखी है 72 kph, और इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर. सो ट्रेन A में एक पर्सन 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A के ऑपोजिट मूव कर रहा है. ओके, so there is a person moving opposite to A inside A. 1.8 kilometer per hour will be 0.5 meter per second. ठीक, so हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं speed in meter per second of this person as observed from train B will be close to. So B से हम अगर पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन B, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको हम लिख सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे ट्रैक्स के बीच में जो लेटरल डिस्टेंस है उसको हमें इग्नोर करना है, सो इसको हम लिख सकते हैं Vm माइनस Vb. ओके, अब हमें यहाँ पर Vm जो है ये मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और इसी तरह से ये ट्रेन B की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो पहले हमें मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ ट्रेन A में ये वाली स्पीड मैन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, सो अगर हम मैन की स्पीड A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A.
नाउ दिस इज 0.5 लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को पॉजिटिव ही रखना है, सो ये माइनस ही रहेगा, एंड दिस इज 10. ओके, सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 is 9.5 meter per second. This is velocity of man with respect to the ground frame. और ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन जो है वो इस स्पीड से राइट साइड में मूव कर रहा है. नाउ हम बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 9.5 एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 20. सो दिस इज प्लस 20 एंड 9.5 और उसमें ऐड करेंगे, सो द फाइनल आंसर इज 29.5 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज two identical strings X and Z made of same material have tensions Tx and Tz in them. In their if their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio Tx over Tz is. Okay, so यहाँ पे दो identical strings दी हुई हैं और same material की हैं. So उनमें जो टेंशन है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो 450 एंड 300 इस तरह से दी हुई है. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ 1/2L √T/μ, ये होता है. ओके, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, सो लेंथ सेम होगी, सेम मटेरियल की है, सो मास पर यूनिट लेंथ वो भी सेम होगा, लीनियर मास डेंसिटी. सो इन दैट केस fundamental frequency is directly proportional to the tension in the string. Okay, so यहाँ से हम लिख सकते हैं x की frequency fundamental upon z की frequency is equal to √Tx upon Tz, ये हो जाएगा, and then Tx upon Tz will be Vx upon Vz का whole square. Vx is equal to 450 and Vz new z is equal to 300 and whole square. So this is 3/2, उसके स्क्वायर करेंगे, so ये हो जाएगा 9/4. So ratio is 9/4, but options में ये डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, so 9/4 is 2.25. Okay, so ये हुआ हमारा आंसर टेंशंस का रेशियो, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 is correct. Next question is a 5 microfarad capacitor is charged fully by a 220 volt supply. Okay, so 5 microfarad का एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस हमने 220 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है, और 220 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको चार्ज किया है. एंड देन फिर क्या कह रहे हैं, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, से इस तरह से ये हमने स्विच क्लोज कर दिया. ये है 5 माइक्रोफैरड और ये है 2.5 माइक्रोफैरड. ठीक, देन क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आंसर है इसका. सो दे से if the energy change during the charge redistribution is x upon 100 joule. Okay, so यहाँ पर जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस जो होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है दैट इज इक्वल टू x अपॉन 100. सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी टू द नियरेस्ट इंटीजर वो हमें बताना है. ओके, सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. दो कैपेसिटर्स इस तरह से हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी जो यहाँ है, लॉस ऑफ एनर्जी, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड देन V1 माइनस V2 होल स्क्वायर होता है, और V2 यहाँ ये अनचार्ज कैपेसिटर है तो V2 विल बी 0, तो सिंपली ये हो जाएगा V स्क्वायर. सो नाउ अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं. हाफ C1 इज 5 एंड दिस इज 5/2 एंड C1 is 5 plus 5/2
एंड दिस इज 220 होल स्क्वायर। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 25 अपॉन 2 और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15 अपॉन 2। सो 2 यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 220 इंटू 220। ओके, सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लें अगर, तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 4.03 इंटू 10⁻⁻², जो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ आएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 4.03 अपॉन 100। ओके, सो x अपॉन 100 इस तरह से करके दिया हुआ है। सो x की जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है दैट इज 4। ओके, सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना था, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एन इंजन टेक्स इन 5 moles of air at 20 degrees Celsius and 1 atm and compresses it adiabatically to 1/10th of the original volume. Assuming air to be a diatomic gas made up of rigid molecules, the change in its internal energy during this process comes out to be x kilojoule. So यहाँ पर जो change in internal energy है वो कह रहे हैं कि that is equal to x kilojoule. So find the value of x to the nearest integer is. Okay, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में वो हो जाएगा 293 केल्विन, और इनिशियल प्रेशर जो है वो 1 atm है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज 5, नंबर ऑफ मोल्स इज 5, एंड इनिशियल वॉल्यूम अगर V है, इनिशियल वॉल्यूम V है, सो फाइनल जो है कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम जो है वो 1/10 हो जा रहा है, दैट इज V/10 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। इंटरनल एनर्जी डायटोमिक गैस है यहाँ पर, और एयर को डायटोमिक लेना है, और रिजिड मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाइब्रेशनल मोड जो होगा उसको इग्नोर करना है हमें। सो जो इंटरनल एनर्जी है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं F/2 इंटू nRT। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी F/2 nR डेल्टा T, ये हो जाएगा। ओके, सो डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स 5 है, R की वैल्यू हमें मालूम है, एंड हमें यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है। सो F/2 nRT एंड देन T2 माइनस T1, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वी नो T और V में जो रिलेशन होता है, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 to the power gamma minus 1, that is TV to the power gamma minus 1 is constant for adiabatic process. तो यहाँ पर ये टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम ये V है, V to the power gamma minus 1, and then this is final temperature T2, and V2 की जो वैल्यू है वो V/10 है to the power gamma minus 1. Now V to the power gamma minus 1 and इधर भी V to the power gamma minus 1 ये कैंसिल हो जाएगा। Okay, so T1 is equal to T2 upon 10 raised to the power gamma minus 1. Now डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। okay, so gamma minus 1 will be equal to 7/5 minus 1, that is 2/5, ये हो जाएगा। okay, so यहाँ पर 10 raised to the power क्या आएगा, 10 raised to the power 2/5 ये आ जाएगा। सो T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 क्या आ रही है, T2 इज इक्वल टू 10 raised to the power 2/5 इंटू T1 ये आ जाएगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ से जो फॉर्मूला होगा डेल्टा U इज F, डायटोमिक है, सो 5 हो जाएगा, 5/2, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो 5, R की वैल्यू 8.31 ये हो जाएगा, एंड देन T2 को हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 2/5 T1 एंड देन माइनस T1। सो ये T1 कॉमन हो जाएगा, सो ये हो गया 25/2 इंटू 8.31, एंड देन T1 हम कॉमन करें और उसकी वैल्यू जो है वो केल्विन में 293 है, एंड देन हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा
10 raised to the power 2 over 5 minus 1. Okay, now इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो इसकी जो वैल्यू आती है 10 raised to the power 2 by 5 की, that will be 2.51. Okay, so 2.51 minus 1, ये क्या हो जाएगा 25 over 2 into 8.31 into 293, and 2.51 minus 1 is 1.51. Okay, and इसको अगर हम कैलकुलेट करें, so this comes out to be 46.014 जूल, and किलो जूल में 014 into 10 raised to the power 3 जूल ये वैल्यू आएगी, और किलो जूल में लिखेंगे सो ये अप्रॉक्सीमेटली 46 किलो जूल हो जाएगा आंसर. ओके, सो द नियरेस्ट इंटीजर, ऑफ कोर्स 46 विल बी द नियरेस्ट इंटीजर, इसको हम ड्रॉप कर दें अगर तो 46 विल बी द आंसर. x की जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डेल्टा u क्या है, x किलो जूल है. सो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ x, the value of x to the nearest integer is 46. Next question हमें दिया है, a small block starts slipping down from a point B on an inclined plane AB. So this is the inclined plane which is making an angle theta with the horizontal section BC. Okay, so the inclination is theta here. Okay, and BC section जो है, section BC is smooth and the remaining section CA, ये वाला जो पार्ट है वो रफ है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट स्मूथ है. ठीक, with the coefficient of friction mu, यहाँ पर coefficient of friction mu है. It is found that the block comes to rest as it reaches the bottom point A of the inclined plane if BC is equal to 2AC. So ये वाला पार्ट जो है इसका डबल है. सो इसकी लेंथ अगर हम L ले लेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी डबल 2L हो जाएगी, ऐसा दिया हुआ है. BC इज इक्वल टू ट्वाइस AC, ये दिया हुआ है. एंड देन क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू जो यहाँ पर है वो कह रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू K tan थीटा, ऐसी है. सो द वैल्यू ऑफ K इज, इस K की क्या वैल्यू होगी. ओके, ये पार्टिकल है से इसका मास m है, यहाँ से मूव कर रहा है रेस्ट से, और बॉटम तक पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0. एंड से ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी हाइट h है. सो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय, अब दो फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स जो इतने पार्ट में लगेगा. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, सो द चेंज इज ऑल्सो 0. ओके, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, h हाइट नीचे आ रहा है तो ये हो गया mgh, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतने पार्ट में, सो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ के बीच में वो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, म्यू mg cos थीटा, ये हो जाएगा. ठीक, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा वर्क डन, विच इज म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये L है. ओके, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ mg ये कैंसिल हो जाएगा, सो h इज इक्वल टू म्यू टाइम्स cos थीटा इनटू L, ये हो जाएगा. अब h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन द हाइपोटेन्यूज विच इज 3L, h अपॉन 3L इज साइन थीटा. सो h इज इक्वल टू 3L साइन थीटा, ये हो जाएगा. सो इसकी जगह हम लिखेंगे 3L साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा इंटू L, और ये L दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. सो म्यू इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से, म्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 3 tan थीटा. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू K टाइम्स tan थीटा, दैट मीन्स K इज इक्वल टू 3. तो ये हुआ हमारा आंसर K की वैल्यू. अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in a uniform magnetic field of 3 into 10 raised to the power 5 Tesla
with its plane perpendicular to the field intensity. It is rotated at constant angular speed. तो डायग्राम बना लेते हैं. इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला और इसकी जो रेडियस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. और इसको हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर ऑफ कॉइल. ठीक, सो डायमीटर के अलोंग ये जो कॉइल है इसके अबाउट हम इसको एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, सो दैट इट अंडरगोज हाफ ऑफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड. सो हाफ रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई रेडियन. तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाफ रोटेशन पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट, टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड. दैट मीन्स एंगुलर स्पीड इज 5 पाई रेडियन पर सेकेंड. ये दिया हुआ है हमें. एंड देन हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन माइक्रोवोल्ट इन द कॉइल विल बी क्लोज टू द इंटीजर. ओके, सो यहाँ पर इस तरह से जब कॉइल को हम रोटेट करेंगे तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो रोटेशन की वजह से चेंज होगा एंड फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें EMF इंड्यूस होगा एंड उसी EMF की जो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो इसको हम कर सकते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एक ही है. सो हम इसको लिखेंगे BA cos थीटा एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अब उस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स. इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें फ्रॉम फैराडेज लॉ द EMF विल बी इक्वल टू -d∅/dt. सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा B इंटू ए साइन ओमेगा टी. और ये जो है यही EMF की मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा B इंटू ए. ओके, दैट मीन्स हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं. ओमेगा इज 5 पाई, A is equal to, B is equal to 3 into 10⁻⁻5 and then area is pi r square. R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर which is 0.1, so 0.1 स्क्वायर ये हो जाएगा. ना इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करें so 5 into 3 is 15 and pi into pi is approximately 10. Okay, this is 10⁻⁻1, स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा. -2 and -5 is -7 into pi square which is 10. so ये आ जाएगा -6. Okay, so nearest integers ये है वोल्ट, so 15 माइक्रोवोल्ट. Okay, so the nearest integer is 15. so इसमें जो पीक वैल्यू होगी EMF की that is 15 माइक्रोवोल्ट. अगला क्वेश्चन हमें दिया है when radiation of wavelength lambda is used to illuminate a metallic surface, the stopping potential is V. When the same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, the stopping potential is now V/4. So if the threshold wavelength of the metallic surface is n times lambda, so the value of n will be, ये हमें निकालना है. So from Einstein's photoelectric equation हम क्या लिखते हैं, EV is equal to h nu या फिर hc upon lambda minus work function. Okay, and threshold wavelength के टर्म में जो वर्क फंक्शन है that can be written as hc upon lambda naught. and क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये lambda naught जो है वो n lambda के इक्वल है. तो पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि लैम्डा की वेवलेंथ जब इंसिडेंट हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v है. सो हम अगर इसको लिखें सो स्टॉपिंग पोटेंशियल v है एंड इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है माइनस वर्क फंक्शन hc अपॉन लैम्डा नॉट, बट इसको हम लिखेंगे n लैम्डा, क्वेश्चन में दिया है. ठीक, दूसरी बार उसी सरफेस को दूसरी वेव से इल्यूमिनेट कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 3 लैम्डा है, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 है. तो उसको हम लिखेंगे E इंटू v/4 इज इक्वल टू hc अपॉन 3 लैम्डा माइनस hc अपॉन n लैम्डा.
तो ये दोनों कंडीशंस के लिए हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं, यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इट इज़ वेरी इजी, हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। सो यहाँ से हम देख सकते हैं EV ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन 1 बाई 4 विल बी सिंपली 4, एंड यहाँ पर HC अपॉन लैम्डा ये सब कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 ओवर n होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 3 माइनस अगेन 1 अपॉन n के नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 बाई 3 माइनस 4 बाई n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n, एंड इसको हम उस तरफ ले जाएं, 1 इधर ले आए, सो 4 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बाई n माइनस 1 बाई n। दिस इज 4 माइनस 3 विच इज़ 1 ओवर 3, एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन n, सो n इज इक्वल टू 9। सो द इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज 9। सो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर JEE मेन का, जो 2 सितंबर को फर्स्ट सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था, एंड अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सारे पेपर्स जो हुए थे वो सब्सिक्वेंटली आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।